नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रासो परंपरा पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 4 का अंश है। इसके अंतर्गत हम लोगों को पृथ्वीराज रासो पर विशेष चर्चा करनी है। पृथ्वीराज रासो की विस्तृत चर्चा से पूर्व रासो परंपरा से अवगत होना आवश्यक है। हमारे विद्यार्थी मित्र जानते हैं कि इससे पहले के एक संवाद में हम लोग रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर चर्चा कर चुके हैं और उस क्रम में रासो काव्य लिखे जाने की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा हुई थी। और इस पृष्ठभूमि पर जो रासो परंपरा मिलती है उसके प्रमुख काव्यों से परिचित होना आवश्यक है। और इसलिए आज हम लोग रासो परंपरा की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में डिंगल और पिंगल दोनों में ही साहित्य रचा जाता था और इन दोनों में रासो काव्य परंपरा चलती रही है। रासो काव्य परंपरा का ही दूसरा नाम रास काव्य परंपरा है। रासो या रास दोनों नाम से हम इसे जानते हैं। और डॉक्टर नामवर सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य किया है इस विषय पर। जब वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के छात्र थे तो लघु शोध प्रबंध के रूप में अपभ्रंश पर काम किया था उन्होंने, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो पर उनका काम हुआ था। यानी अपभ्रंश काव्य से पूर्णतः परिचित है नामवर सिंह, और इसलिए उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो पर जो कार्य किया गया वह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उनके अनुसार खंगनेश रास और उपदेश रसायन रास को छोड़कर परवर्ती काल के प्रायः सभी डिंगल पिंगल रासो ग्रंथ चरित काव्य हैं। यानी चरित काव्यों के रूप में इनकी रचना की गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐतिहासिकता के साथ अनैतिहासिकता का थोड़ा बहुत सम्मिश्रण सब में है। जैसे पृथ्वीराज रासो को ही ले लें, बड़ा लंबा विवाद चला है इस पर कि इसमें कितना अंश ऐतिहासिक है, कितना अंश अनैतिहासिक है। इतिहास की पृष्ठभूमि में अगर आकलन करते हैं तो उसकी बहुत सारी घटनाएं पृथ्वीराज रासो में जो उद्धृत हैं वह इतिहास सम्मत प्रतीत नहीं होती, और इसीलिए उस पर बहुत विवाद भी हुआ। कुछ लोग उसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल जाली मानते हैं। परंतु पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रासो काव्य की जो परंपरा है उसमें जितने काव्य मिलते हैं, चरित काव्य मिलते हैं, सब में ऐतिहासिकता के साथ साथ अनैतिहासिकता का सम्मिश्रण है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जब हम रासो काव्य पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह उसको इतिहास मानकर पढ़ेंगे तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे। वह काव्य है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं मूलतः वह एक काव्य है। उससे इतिहास की पूरी अपेक्षा करना ही गलत है। इतिहास के कुछ तत्व तो उसमें हैं। इतना ही स्वीकार कर हम इस रासो काव्य परंपरा को देखेंगे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और उन्होंने पृथ्वीराज रासो का जो संपादन किया उसका नाम रखा पृथ्वीराज रासौ, और उसकी एक भूमिका भी लिखी है उन्होंने। उसमें उन्होंने रासो काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए ऐसी रचनाओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहला नृत्य गीत परक रासो काव्य और दूसरा
छंद वैविध्य परक रासो काव्य। यानी माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूरी रासो काव्य परंपरा दो भागों में विभाजित है। पहली नृत्य गीत परक और दूसरी छंद वैविध्य परक। ये जो नृत्य गीत परक रासो काव्य है उसमें मुख्यतः 14 ग्रंथों की चर्चा की जाती है और इस धारा की जो सबसे प्राचीनतम कृति मिली है, जो उपलब्ध हुई है, वह है उपदेश रसायन रास। यह जैसा कहा गया कि इस धारा की नृत्य गीत परक रासो काव्य की प्राचीनतम उपलब्ध कृति है, जिसके लेखक हैं जिणदत्त सूरि। ऐसा अनुमान किया गया है कि यह रचना विक्रम संवत 1200 के आसपास की है और जिसकी भाषा अपभ्रंश है। उपदेश रसायन रास में दोहा चौपाई छंद का प्रमुखतः प्रयोग किया गया है और उसमें मुख्यतः धर्म तत्व की विवेचना हुई है। काव्य तत्व का अभाव है, उपदेश की प्रधानता ज्यादा है। तो शुरू में जो कृतियां मिली हैं उनके साथ एक समस्या यह भी है कि काव्यत्व की कसौटी पर बहुत खड़ी नहीं उतरती हैं, इसलिए इनको सांप्रदायिक भी कहा गया कि यह एक संप्रदाय विशेष की ऐसी रचनाएं हैं। पर दूसरा मत यह आया कि इस काल की जो भी रचना है उस काल के बारे में जानकारी देने के लिए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेकिन यह स्वीकार करते हुए उपदेश रसायन रास जो प्राचीनतम कृति है उसमें धर्म तत्व का विवेचन प्रमुख रूप से किया गया है, वही दृष्टि इसमें प्रमुख है। इसके बाद जिस रचना का नाम आता है वह है बहुत प्रमुख रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक हैं शालभद्र सूरि और इसका रचना काल है संवत 1241। शालिभद्र सूरि की इस रचना भरतेश्वर बाहुबली रास में, जैसा इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें ऋषभ देव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली का राज सत्ता के लिए संघर्ष वर्णित है। राज सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों में जो आपसी संघर्ष हुआ इसकी कथा इसमें कही गई है और 203 छंदों में यह कथा कही गई है। वीर रस की प्रधानता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें वीर रस प्रधान है क्योंकि जो रासो काव्य है उनमें अधिकतर श्रृंगार प्रधान रचनाएं मिली हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भले इसको आदिकाल कहा था, लेकिन बाद में जो रचनाएं मिली उससे इसका चरित्र उस काल का बदल गया। वीर गाथा काल जो नामकरण दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। तो अधिकतर रासो काव्य जो मिला वह श्रृंगार प्रधान है, पर यह रचना अपवाद है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। इसके बाद जिस रचना का नाम आता है वह है बुद्धिरास। लेखक हैं शालिभद्र सूरि। इस रचना में भी धर्म के उपदेश की प्रधानता, धर्मोपदेश इसमें ज्यादा दिया गया है। कुल 63 छंद है। रस की दृष्टि से इसे कोमल रासो माना जाता है। पिछले संवाद में चर्चा हुई थी कि हेमचंद्र ने भी इसकी चर्चा की है कि रासो काव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हेमचंद ने इसको गेय रूपक नाम दिया था कि गेय रूपक 3 प्रकार के होते हैं। मसृण अर्थात कोमल, दूसरे उद्धत और तीसरे जिसमें मसृण और उद्धत दोनों मिले हो मिश्र। इन 3 प्रकार के रासों की चर्चा मिलती है, जिसको मसृण रासो या कोमल रासो कहें, दूसरा उद्धत रासो और तीसरा मिश्र रासो। तो उस लिहाज से बुद्धि रास को
कोमल रासो या मसृण रासो माना जाता है। अगली रचना है जीव दया रास, जिसके लेखक हैं अगसु। परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। इसका रचना काल है 1257 विक्रम, और इसमें मुख्यतः जीवों के ऊपर दया का उपदेश दिया गया है। इसके नाम से यह स्पष्ट है, जीव दया रास, यानी जीवों के ऊपर दया का करने का उपदेश दिया गया है कि हर प्राणी को, जीव मात्र के ऊपर दया रखनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि विषय के कारण इसमें करुण रस की प्रधानता है, और चूंकि करुण रस प्रधान है इसलिए इसे भी कोमल रास या मसृण रास के अंतर्गत गिना जाता है। इसके बाद जिस रचना का नाम है वह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, चंदन बाला रास। इसके भी लेखक है अगसु। चंदन बाला की धार्मिक कथा की अभिव्यक्ति इस रचना में की गई है। कुल 35 छंद हैं। करुण रस में इसकी परिणति हुई है, और यहां भी चूंकि करुण रस मिलता है इसलिए कहेंगे कि यह कोमल रास है। इसके बाद जम्बू स्वामी रासा, जिसके रचयिता हैं धर्म सूरी। इसका रचना काल 1236 विक्रम माना जाता है, और नाम है जम्बू स्वामी रासा, यानी जम्बू स्वामी के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। और विषय की दृष्टि से यह भी कोमल रास के अंतर्गत आता है। इसके बाद विजय सेन सूरी की रचना रेवत गिरी रास का नाम आता है। रेवत गिरी रास का रचना काल 1288 विक्रम के आसपास माना जाता है। गिरनार में जो जैन मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार हुआ था, वह मंदिर टूट गए थे और फिर से उनको बनाया गया, तो उस जीर्णोद्धार की कथा इसमें कही गई है। बहुत छोटी रचना है यह भी, जैसे बुद्धिरास थी 63 छंदों की, वैसे ही रेवत गिरिरास भी केवल 72 छंदों की रचना है, और चंदन बाला रास तो 35 छंदों की ही रचना है। यह भी विषय की दृष्टि से कोमल रास के अंतर्गत आता है। नृत्य गीत परक रासो काव्य परंपरा में माल्हण की रचना नेमि जिणचंद रासो भी आती है, जिसका रचना काल 1289 विक्रम है। यह कोमल भाव प्रधान रचना है, जिसमें कुल 54 छंद हैं। देलहन की रचना है गय सुकुमाल रास। अगर चंद नाहटा ने भी रासो काव्य पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और उनके पास कुछ रासों की मूल प्रति भी थी जिसको प्रकाशित उन्होंने करवाया, तो अगर चंद नाहटा ने गय सुकुमाल रास का रचना काल 1300 विक्रम माना है। यद्यपि इस पे मतांतर भी है, दूसरे विद्वान इससे सहमत नहीं होते हैं, परंतु अगर चंद नाहटा के अनुसार इसका रचना काल है 1300 विक्रम। छोटी सी रचना है, केवल 34 छंदों की, और नाम से स्पष्ट है गय सुकुमाल रास नाम है इसका, तो इसमें गय सुकुमाल के धार्मिक जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर आता है सप्त क्षेत्री रास, जिसका रचना काल है 1327 विक्रम। यह 118 छंदों की रचना है, जिसमें जैन मत के 7 क्षेत्र कहे जाने वाले विषयों का वर्णन है। जैन मत में 7 क्षेत्र कहे जाते हैं। वो 7 क्षेत्र हैं जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जैन साधु, जैन साध्वी, जैन श्रावक, जैन श्राविक और जैन तीर्थ। इन 7 क्षेत्रों को इसमें विषय के रूप में रखा गया है। फिर इसमें पंडलिक की रचना आती है पेथड़ रास, जिसका रचना काल है 1360 विक्रम। इसमें
संघागपति पेथड़ के जीवन का चित्र वर्णन किया गया है और नृत्य के साथ गाए जाने के लिए इसकी रचना की गई, जिसमें कुल 65 छंद मिलते हैं। फिर एक रचना मिलती है कछुली रास, जिसका रचना काल 1363 विक्रम माना जाता है और जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें जैन तीर्थ कछुली का वर्णन मिलता है और स्पष्ट है कि इसका भी उद्देश्य बिल्कुल धार्मिक था। छोटी सी रचना है, केवल 35 छंद है इसमें भी। फिर एक रचना मिलती है समरा रासु, जिसके लेखक हैं अम्बदेव सूरी। यह 1371 विक्रम के बाद की रचना है। कुल 110 छंद हैं। इसमें संघपति समरा का जीवन चरित्र वर्णित है। और फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण रचना बीसल देवरास। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको याद रखा जाएगा। बीसल देवरास को बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसके लेखक है नरपति नाल्ह। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह रचना 1400 विक्रम के आसपास की प्रतीत होती है। इसमें बीसल देव अर्थात विग्रह राज चतुर्थ और राजयति के विवाह और फिर जो उनका विरह होता है और उस विरह में 12 मासा का वर्णन है, यानी बीसल देव और राजयति के विवाह का वर्णन और फिर नायक नायिका का विरह होता है और उस विरह में दोनों परंपराएं काव्यों में मिलती हैं, षड ऋतु वर्णन और 12 मासा। षड ऋतु वर्णन में 6 ऋतुओं का वर्णन किया जाता है, 12 मासा में 12 महीने का अलग अलग जिक्र होता है। तो इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है और फिर रचना का अंत होता है नायक नायिका के मिलन में। श्रृंगार प्रधान रचना है यह और इसलिए कोमल रास के अंतर्गत आती है। काव्यत्व की दृष्टि से अद्भुत रचना है। परवर्ती हिंदी प्रबंध काव्यों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिन पे स्पष्ट लगता है कि इस पर बीसल देवरास का प्रभाव है, यानी अपने समय में भी बीसल देवरास बहुत प्रसिद्ध रचना थी और आगे आने वाले कवि उसको ठीक से पढ़ते थे, उससे प्रभावित होते थे। और यह जो नृत्य गीत परक रासो काव्य धारा है, इसमें बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सभी जैन प्रबंध काव्य हैं, यानी 14 कृतियों का वर्णन है, उसमें बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सभी जैन प्रबंध काव्य हैं। और इसके बाद छंद वैविध्य परक रासो काव्य की चर्चा होती है। छंद वैविध्य परक रासो काव्य की चर्चा हम लोग अगले संवाद में विस्तार से करेंगे। आशा है कि नृत्य गीत परंपरा के इन ग्रंथों से आज आपका परिचय स्थापित हुआ होगा। आगे के संवाद में हम लोग छंद वैविध्य परक रासो काव्य की चर्चा करेंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।